नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कक्षा 10वीं। सब्जेक्ट टीचर अनिल घरटे। आज हम पाठ क्रमांक 3 सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2 ये पढ़ने वाले हैं। इसमें सजीवों में प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है और वे दो प्रकार अर्थात अलैंगिक प्रजनन और दूसरा जो है वो लैंगिक प्रजनन। आज हम अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। युग्माणु का निर्माण किए बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव का निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। वे दो भिन्न कोशिकाओं के सहयोग के बिना यह प्रजनन होता है। इसलिए नवजात सजीव बिल्कुल मूल सजीव के जैसा ही होता है। इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण गुणसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। जननिक विचरण का अभाव यह अलैंगिक प्रजनन की हानि है, तो तीव्र गति से होने वाला प्रजनन इस पद्धति का लाभ है। एक कोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है? पहला जो है वह द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन। आदि केंद्र की सजीव जैसे जीवाणु, आदिजीव, अमीबा, पैरामेशियम, युग्लिना आदि दृश्य केंद्र की कोशिकाओं में स्थित तंतुकणिका और हरित लवक यह कोशिका अंगक द्विविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। यह पद्धति में जनक कोशिकाएं बनती है। यह विभाजन समसूत्री माइटोसिस या असमसूत्री अमाइटोसिस पद्धति से होता है। अलग अलग आदिजीवों में विभाजन का अक्ष भी भिन्न भिन्न होता है। उदाहरणार्थ, अमीबा का कोई विशिष्ट आकार न होने से किसी भी अक्ष से उसका विभाजन हो सकता है। इसलिए इस विभाजन को साधारण द्विविभाजन कहते हैं। पैरामेशियम क्षैतिज द्विविभाजन पद्धति से उसका विभाजन होता है, तो युग्लिना अर्धउदर द्विविभाजन पद्धति से विभाजित होता है। सामान्यतः सजीवों में द्विविभाजन अनुकूल परिस्थिति में अर्थात पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो तभी उनमें द्विविभाजन होता है। बहुविभाजन अमीबा और उसके समान एक कोशिकीय आदिजीव प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जिस समय पर्याप्त भोजन या अन्य प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का निर्माण होता है, तब अमीबा कूटपात तैयार नहीं करता और अपनी हालचाल रोक देता है। वह गोलाकार हो जाता है और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर ऐसा संरक्षक आवरण वह अपने आसपास तैयार कर लेता है। इस आवरण युक्त कठोर संरक्षक को पुटी यानी कि सिस्ट यानी कि पुटी कहते हैं। पहले पुटी के अंदर सिर्फ केंद्रक का कई बार समसूत्री विभाजन होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण उसमें होता है। उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और अनेक छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति है तब तक वह पुटी में ही रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में पुटी का आवरण फट जाता है और उसमें से कई शिशु अमीबा मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर आकृति की सहायता से वो दिखाया गया है। देखो, एक जनक अमीबा उसका केंद्र और कोशिका केंद्र वो अपने आसपास एक पुटी तैयार कर लेता है और उसी पुटी में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब वो पुटी फट जाती है और उसमें से बहुत सारे शिशु अमीबा मुक्त होते हमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो है वो है मुकुलन। आपको एक प्रयोग करना है। बाज़ार से एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर लाना है। एक बीकर में 50 ml गुनगुना पानी लो, उसमें 5 ग्राम ड्राई ईस्ट पाउडर और 10 ग्राम शक्कर मिलाकर उस मिश्रण को पूरी तरह से मिलाने के बाद उसको 1 घंटे तक उस मिश्रण को किसी शुष्क जगह पर रखने के बाद में उसकी एक बूंद स्वच्छ कांच पट्टी पर लीजिए और उस पर एक आच्छादन कांच रखकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको किण्व कोशिका मुकुलन करती हुई वहाँ दिखाई देगी। अर्थात अनेक किण्व कोशिकाओं को
एक छोटा छोटा उभार आपको दिखाई देगा। मुकुलन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन वहाँ पे होता है। किण्व कोशिका मुकुलन पद्धति से प्रजनन करने के लिए समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नवजात केंद्रकों का निर्माण करती है। इस कोशिका को जनक कोशिका कहते हैं। इस जनक कोशिका को एक छोटा सा उभार उस पर आता है और यह उभार अर्थात मुकुल होता है। 2 नवजात केंद्रकों में से एक केंद्रक मुकुल में प्रवेश करता है और मुकुल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद वह जनक कोशिका से अलग हो जाता है और स्वतंत्र नवजात किण्व कोशिका के रूप में वो बढ़ने लगता है। बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है ये हम देखेंगे। इसमें पहला जो भाग है वो है खंडी भवन। खंडी भवन यह अलैंगिक प्रजनन की पद्धति बहुकोशिकीय सजीवों में पाई जाती है। इस पद्धति में जनक सजीव के शरीर का अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजन होकर प्रत्येक नया खंड एक नवजात सजीव के रूप में जीवन जीने लगता है। जैसे कि शैवाल, स्पायरोगायरा और साइकोन जैसे स्पंज प्रकार के सजीवों में इस पद्धति से प्रजनन होता है। स्पायरोगायरा को जब पर्याप्त पानी तथा पोषक तत्व मिलते हैं तब उसके तंतुओं की वृद्धि तीव्र गति से होकर के वह तंतु छोटे छोटे खंडों में खंडीभूत होते हैं और प्रत्येक खंड नवजात स्पायरोगायरा के तंतु के रूप में बढ़ता है। साइकोन के शरीर के अगर किसी घटना में छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़े से एक नया साइकोन का निर्माण उसमें होता नज़र आता है। दूसरा जो है वो है पुनर्जनन। आपको पता होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में छिपकली अपनी पूंछ को काट देती है। कुछ समावधि के बाद वो कटा हुआ पूंछ का हिस्सा पुनर्जीनित किया जाता है और इस प्रकार का जो पुनर्जनन है उसे मर्यादित पुनर्जनन की पद्धति कहा जाता है। लेकिन प्लैनेरिया नाम का एक प्राणी है। प्लैनेरिया जैसे कुछ प्राणी विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं के शरीर के 2 टुकड़े कर लेते हैं और प्रत्येक टुकड़े से शरीर का बचा हुआ हिस्सा नए से बनकर 2 नवजात प्राणी निर्माण किए जाते हैं उससे, और इस क्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। तीसरा है मुकुलन। बडिंग। हाइड्रा की पूर्ण वृद्धि होने पर तथा पूर्ण पोषण मिलने पर उसके शरीर की भित्ति पर एक विशेष स्थान पर एक पुनर्जनन कोशिका के विभाजन से एक उभार आता है, उभार तैयार होता है। उस उभार को मुकुल कहते हैं। समय के अनुसार मुकुल की वृद्धि होती रहती है और उसका रूपांतर छोटे हाइड्रा में होता है। नवजात हाइड्रा का शरीर स्तर एवं पचन गुहा यह जनक हाइड्रा के शरीर स्तर और पचन गुहा से जुड़ा हुआ रहता है। नवजात हाइड्रा का पोषण जनक हाइड्रा द्वारा ही किया जाता है। जब नवजात हाइड्रा की वृद्धि इतनी हो जाती है कि वह स्वयं का अस्तित्व बनाने में समर्थ हो जाता है तो वह जनक हाइड्रा से अलग होकर एक स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। दूसरा जो भाग है वो है शाकीय प्रजनन। शाकीय वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि शाकीय प्रजनन। वनस्पति में जड़, तना, पत्तियाँ एवं मुकुल जैसे शाकीय अवयवों द्वारा होने वाले प्रजनन को शाकीय प्रजनन कहते हैं। आलू में शल्क पत्रों के कक्ष में पाई जाने वाली कलिकाओं या घातपूर्ण वनस्पति की पत्तियों के किनारे पर पाए जाने वाले खांचों की कलिकाओं की सहायता से ये शाकीय प्रजनन होता है। गन्ना, घास इस जैसी वनस्पतियों में गांठों पर पाए जाने वाले जो मुकुल रहते हैं, इन मुकुलों की सहायता से शाकीय प्रजनन होता है। गाजर, मूली, शकरकंद जैसी वनस्पतियों में जड़ों की सहायता से शाकीय प्रजनन किया जाता है। 5वां भाग जो है वो बीजाणुओं का निर्माण। अभी गीली रोटी अथवा ब्रेड का टुकड़ा लेकर उसे नम हवा में 2-3 दिनों रखने पर उस पर एक फफूंदी की वृद्धि होने लगती है और फफूंदी का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण किया जाए तो म्यूकर जैसे कवकों की शारीरिक रचना तंतुमय होती है। उनमें बीजाणुधानी हमें सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देती है। उनके बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होकर
वह फूट जाता है और बीजाणु बाहर निकल आते हैं। ये बीजाणु उचित तापमान आर्द्रता मिलने पर अंकुरित होते तथा उनसे नए कवक जाल का निर्माण उसमें होता हमें दिखाई देता है।